हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, और ये आपका लास्ट पार्ट होगा पहले चैप्टर का। यानी आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम जो है सेकंड चैप्टर के और चलेंगे। ठीक है ना। चलो याद रखना, ज्यादा थ्योरी नहीं है स्टैट में, और जैसे हम स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर निपटा देंगे उसके बाद तो कुछ बस्ता भी इतना खास। न्यूमेरिकल पोर्शन में हमें आना पड़ेगा, डायग्राम्स हमें बनाने पड़ेंगे, कर्व बनाने पड़ेंगे, मतलब ठीक है ना। चलो तो पार्ट नंबर 4 फटाफट से खत्म कर लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व क्या है, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पहला पॉइंट क्या है, इसने बोला देखो जो स्टैट है उसका क्या इंपोर्टेंस है। पहली, आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति। इसका मतलब ये है बेटा, देखो आप इसे एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छी बात है एक्सप्लेन करना, क्योंकि अभी तक हमने देखो इससे पहले हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, तो लगभग वही कंटेंट इसके अंदर है। तो आप बना के लिख सकते हो, जैसे पहला लिखा हुआ है कि आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति, मतलब कि आर्थिक समस्याओं को संख्याओं के रूप में दिखाना। तो स्टैट करता क्या है कि जो संख्या, वो जो जितने भी समस्याएं होती है, जो दिक्कतें होती है, उनको क्या करता है ये तुम्हारा संख्या के रूप में दिखाता है। संख्या के रूप में दिखाने से क्या होता है, हमें उसको एनालाइज करने में, उसको समझने में ना आसानी हो जाती है। तो आप ये लिख सकते हो कि जो सांख्यिकी है वो जो अर्थव्यवस्था की समस्याएं हमारी, उनको किसमें दिखाता है, संख्यात्मक रूप में व्यक्त करता है, जिससे कि इनको समझना और उसके बाद डिसीजन लेना, निर्णय लेना आसान हो जाता है। क्लियर हो। तो पहला पॉइंट बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन भी नहीं किया। आगे, नीतियों के निर्माण में सहायक, ठीक है ना। इसमें क्या बोल सकते हो कि जो आपका जो देखो क्या होता है, जो कठिन पॉइंट्स होते हैं मैं उनको एक्सप्लेन जरूर करता हूं। देखो मैंने किया है, देखो आगे भी एक्सप्लेन किए हुए हैं कुछ पॉइंट जो समझाने लायक है। जो बिल्कुल टुच्चे मुच्चे हैं वो आप लिख सकते हो बेटा। देखो क्या है, ठीक है, नीतियों के निर्माण में सहायक, बिल्कुल बेसिक सा है कि हम बोलेंगे जो सांख्यिकी है इसके द्वारा आप अर्थव्यवस्था के संख्यात्मक आंकड़े क्या करते हो, उठाते हो, उनको एनालाइज करते हो और उसके बाद क्या डिसीजन मेकिंग करते हो, मतलब निर्णय लेते हो। ठीक है ना, बस ये लिखना है। तो ये नीतियों के निर्माण में सहायक है कि आगे जाके किस टाइप से अर्थव्यवस्था को चलाना है। डन। इसने बोला सांख्यिकी के द्वारा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो बिल्कुल वही पॉइंट है। सांख्यिकी के द्वारा आर्थिक जो समस्याएं होती है हमारी, उनका अध्ययन करना क्या होता है, सरल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल आपके सामने आंकड़ों की फॉर्म में होते हैं और आंकड़ों के रूप में समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। बिल्कुल वही पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो 3 पॉइंट तो बेसिक से हो गए। चौथा, आर्थिक भविष्यवाणी में सहायक, यानी संख्यात्मक अध्ययनों के द्वारा आर्थिक भविष्यवाणी। अब जैसे मान के चलो आपने स्टैट उठाया कि यार ये विराट कोहली जो है ना, पहले मैच में 54 मारे, दूसरे में इसने 53 मारे, फिर अब ये 57 मार रहा है, ये 60 मार रहा है, इसका मतलब ना यार आज के मैच में भी ना लगभग यही मारेगा 50-60 के बीच में। तो मतलब एक तरह से क्या होता है, स्टैट को करने के बाद, समझने के बाद आप क्या है, आर्थिक भविष्यवाणी यानी फोरकास्टिंग कर सकते हो। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, मौसम का अनुमान लगा लिया जाता है कि आज यहाँ तेज बारिश हो गई है ना। तो इसी तरह से स्टैट को देखने के बाद आप क्या है, आर्थिक भविष्यवाणी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आर्थिक भविष्यवाणी कर सकते हो। चलो, कि आगे जाके कीमत कम होगी ज्यादा होगी, ये सब बेटा आराम से किया जा सकता है स्टैट के थ्रू। डन। चलो, उसके बाद अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं, मैंने ये बता दिया है। अंतर क्षेत्रीय तुलनाएं करना काफी आसान हो जाता है सांख्यिकी के द्वारा। जैसे इसमें अंतर क्षेत्रीय तुलनाएं क्या होता है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था नहीं, एक आपकी अर्थव्यवस्था है, जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमी है, उसके विभिन्न क्षेत्रों के मध्य की जाने वाली तुलनाओं को क्या कहते हैं, अंतर क्षेत्रीय तुलनाएं कहते हैं। बेटा तो मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे कवर कर ली कि क्या बोला मैंने, कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, यानी जो हमारे जहां जो अलग अलग क्षेत्र है उनके बीच में अगर आप तुलना कर रहे हो कि मुंबई में देखो ये सब चीजें हैं, दिल्ली में ये सब चीजें हैं, मुंबई में ये है, दिल्ली में ये नहीं है, ठीक है, इस टाइप की चीजें अगर आप क्या तुलना कर रहे हो, तो वो जो होता है वो आपका होता है अंतर क्षेत्रीय तुलनाएं। बट अंतर समय होता है कि जो समय के साथ साथ, ठीक है, किसी समस्या के विस्तार में, मान लो कोई समस्या है तो जो लगातार बढ़ती जा रही है, दिक्कत जो भी है, तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ है उसको देखना। ठीक है, तो उसे कहते हैं समय के अनुसार अगर आप तुलना करते हो तो उसे कहते हैं अंतर समय तुलना। बट अगर क्षेत्र के हिसाब से तुलना करते हो तो बोलते हैं अंतर क्षेत्रीय तुलना। और दोनों ही आसान हो जाती है किसके द्वारा, सांख्यिकी के द्वारा समझना। क्लियर है। उसके अलावा अनुसंधान में सहायक, अनुसंधान में सहायक का मतलब हो गया कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च करने में जो सांख्यिकी है वो बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं ना बेटा, वो आपके लिए कच्चे माल की तरह यूज करते हैं। जैसे मान लो आपको चीनी बनानी है, तो जो शुगर केन होता है यानी गन्ना, वो कच्चे माल के रूप में आपके लिए उपयोग होता है। ऐसी अगर आपको अनुसंधान करना, मतलब रिसर्च करनी है, तो आप सांख्यिकी आंकड़े उठा सकते हो, वो आपके लिए एज अ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की तरह यूज हो सकते हैं। उसको यूज करके आप अपने नतीजों पे पहुंच सकते हो।
क्लियर। तो अनुसंधान मतलब रिसर्च करने में सहायक होता है। उसके अलावा आर्थिक संतुलन, आर्थिक संतुलन बेटा वो अवस्था होती है जहां पे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को क्या होता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि जहां पे प्राप्त होती है वो आपके लिए आर्थिक संतुलन की अवस्था होती है। जैसे उत्पादकों को संतुष्टि कब होती है, उत्पादकों को संतुष्टि बेटा तब होती है जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, नहीं उत्पादकों को जब अधिकतम लाभ प्राप्त होता है ना, ठीक है ना, तो उसको अधिकतम संतुष्टि होती है। और उपभोक्ताओं को मतलब उपभोक्ताओं को क्या होता है, संतुलन, उपभोक्ता संतुलन कब होता है, जैसे उत्पादक संतुलन की अवस्था में कब होता है, उत्पादक संतुलन की अवस्था में तब होता है जब उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। मगर उपभोक्ता तब संतुलन की अवस्था में होता है जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम संतुष्टि मिलती है। जैसे मैंने कहा मुझे बर्गर खाना है, ठीक है ना, और अगर मैं बर्गर खा लेता हूं तो मुझे बोलूंगा आहा मजा आ गया, तो इसका मतलब मुझे मैक्सिमम संतुष्टि मिल गई है, ठीक है ना, अधिकतम संतुष्टि मिल गई है। बट अगर मान लो मुझे बर्गर खाना था बट मैंने समोसा खा लिया तो मैं हट मजा नहीं आया, ठीक है ना, तो क्या मजा भी आया हो तो ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपका लालच तो उस तरफ था ना, आपको ये वाली ड्रेस चाहिए थी, आपको ड्रेस मिल गई, आपको संतुष्टि मिल गई। तो उपभोक्ता जो है ना संतुलन की अवस्था में तब होता है जो उसको मैक्सिमम क्या मिलती है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। और उत्पादक तब संतुलन की अवस्था में होता है जिसको क्या मैक्सिमम क्या मिलता है, लाभ मिलता है। क्लियर? अब इतना समझ लो, डीप हम माइक्रो में पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी व्यष्टि में। कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने में सहायक, ठीक है। आप सांख्यिकी के थ्रू कि कारण क्या है इसको होने का, कॉज, और इसका इफेक्ट यानी परिणाम, कॉज और ये, ठीक है ना, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ सकते हो आप किसके थ्रू, सांख्यिकी के थ्रू। क्या समझ सकते हो? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को आप समझ सकते हो, ठीक है ना। यानी जैसे मान के चलो कि यार ये समस्या हो गई जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है, मांग आपकी लगातार गिरती जा रही है, मांग गिर रही है तो उसके कारण ये हो रही है, ठीक है। तो मैंने कोई समस्या अगर पैदा होती है तो उसके कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही है उन सबको ढंग से एनालाइज करना, उन सबको मतलब स्टडी करना, और फिर अपने निर्णय लेने में भी बेटा ये क्या होता है, सहायक होता है आपका सांख्यिकी। तो कारण परिणाम की ये कारण है, इसके ये परिणाम हो सकते हैं, अगर मान लो इस समस्या को रोका नहीं गया तो इससे ये दिक्कतें हो सकती है। तो इन सबको बेटा स्टडी करने, ज्ञात करना तो बेटा सांख्यिकी क्या है, इसमें बहुत ज्यादा मददगार है। तो सांख्यिकी के महत्व हुए क्या, सांख्यिकी के महत्व देखो क्या हुआ। पहला महत्व इसका ये हुआ, इसने बोला कि आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति, यानी संख्यात्मक रूप में हम समस्याओं को क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं। दूसरा, नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। आर्थिक सांख्यिकी द्वारा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि सांख्यिकी के द्वारा आप अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन कर सकते हो। अर्थव्यवस्था, वही तो अर्थव्यवस्था का अध्ययन तो हो रहा है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। आर्थिक भविष्यवाणी में सहायक, यानी संख्यात्मक अध्ययनों से भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है ना, नियोजन किया जा सकता है, ठीक है ना। चलो, नियोजन मतलब प्लानिंग भी की जा सकती है, ठीक है ना। आगे अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाएं की जा सकती है, यानी क्षेत्र के हिसाब से करोगे तो अंतर क्षेत्रीय, समय के हिसाब से तुलना करोगे तो अंतर समय तुलनाएं। फिर अनुसंधान में सहायक, यानी रिसर्च करना चाहते हो उसमें सहायक। आर्थिक संतुलन मतलब उपभोक्ता उत्पादक की जो स्थिति है उसको संतुलन की अवस्था में लाना, संतुष्टि की अवस्था में लाना, वो ये है। और कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने में सहायक कि ये अगर ये कारण है और इसके क्या ये परिणाम हो सकते हैं, ठीक है ना, इन सबको स्टडी करना, ज्ञात करना, तो आप सांख्यिकी का यूज कर सकते हो। समझ में आ गया सारा? फटाफट से नोट डाउन करो, सीमाएं पढ़नी है मैं, ठीक है। चलो फटाफट करो बेटा, ठीक है। और कोशिश करो बच्चे अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो, क्योंकि देखो सारी चीजें मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। तो बेवजह फीस देने से बढ़िया है ट्यूशन की, आप आराम से ऑनलाइन सारे लेक्चर ले सकते हो, ठीक है ना। खासकर 12th क्लास के सारे लेक्चर अपलोडेड है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बहन अगर कोई कर रहा है हिंदी मीडियम से, तो सारे लेटेस्ट अपडेटेड वहां डले हुए हैं। एमसीक्यू की वीडियोस भी डली हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी डली हुई है, तो सब कुछ वहां कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है HD क्वालिटी में, आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान है, तो आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। समस्या शास्त्र भी डाला हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो है इंडियन इकोनॉमी वाली बुक है वो भी डली हुई है, ठीक है, 12th क्लास की खासकर, ठीक है ना। तो बोल सकते हो आप वहां देखने के लिए बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है सांख्यिकी की सीमाएं। क्या है? सांख्यिकी की सीमाएं क्या है, यानी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। तो पहला ये है, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है, यानी जो सांख्यिकी है उसमें सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है, अर्थात इसके अंतर्गत जो गुणात्मक तथ्य हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे ईमानदारी, वो कितना गोरा है, वो कितना काला है, वो कितना छोटा छोटा बच्चा है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, वो उसकी हाइट बहुत लंबी है,
ठीक है, ये बिल्कुल स्वस्थ इंसान रहा है, वो बीमार रहता है, इस टाइप की चीजें यहाँ पे स्टडी नहीं की जाती, ठीक है ना। तो केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 1। साथ साथ में लिखते रहे बच्चे, ठीक है ना, और मेरी बात भी सुनते रहे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, इसका मतलब तथ्यों का समूह चाहिए, यानी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए, यानी हमें एक से ज्यादा तथ्य चाहिए तभी तो आप अध्ययन कर पाओगे। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन यहाँ पे नहीं होता। उसने 2 रोटी खाई, बस ये, अबे तो मैं क्या करूं भाई, अगर मुझे कंपेयर करना तो मुझे पता है उसने 2 खाई, उसने 5 खाई, उसने 3 खाई, तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो इसका मतलब एक से ज्यादा चाहिए भाई, मुझे एक से ज्यादा यहाँ पे तथ्यों का समूह चाहिए होता। तथ्यों का समूह मिलेगा तभी अध्ययन कर पाऊंगा, एक से कभी स्टैट नहीं बनता, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा हुआ था, ये पहले भी पढ़ा था, डन। तो सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, इस व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी जो परिणाम है केवल औसतन सत्य होते हैं, 100% सत्य नहीं होते हैं। एक मिनट, सॉरी। तो औसतन सत्य होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला मान के चलो कोई भी नाम ले लेते हैं, राम, ठीक है ना। मैं ये बोलता हूं कि औसतन जो दिल्ली में देखा गया है, नाम भी छोड़ो, दिल्ली में देखा गया है औसतन जो लोगों की सैलरी है ना वो 15,000 रुपए है। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर किसी की सैलरी 15,000 रुपए, भाई कोई 15,000 से कम भी कमाता होगा, तो कोई 15,000 से कई गुना ज्यादा भी कमाता होगा, और कोई 15,000 भी कमाता होगा। तो ये जो उसके आंकड़े, जो सांख्यिकी जो परिणाम होते हैं ना, वो केवल औसतन सत्य होते हैं। मैं बोलता हूं कि दिल्ली में जिस तरह से एनवायरमेंट है भाई साहब, ठीक है, पॉल्यूशन एंड ऑल, इतनी गंदगी एंड ऑल भी है साथ में, तो उसके हिसाब से जो आयु है वो मान के चलो 60-65 साल से ज्यादा नहीं है दिल्ली वाले लोगों की आयु, मान के चलो हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर कोई 60-65 साल के आसपास जिए, कोई पहले भी टपक जाता है, कोई उसके बाद, कोई 60-65, ठीक है। तो बेटा वो ये सिर्फ औसत है, नहीं एक औसत वे में आंकड़े देता है, सांख्यिकी है, इसलिए बोलते हैं इसके जो परिणाम होते हैं वो औसतन सत्य होते हैं, ठीक है, लगभग के हिसाब से देगा। क्लियर हो गया। आगे, केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग, यानी सांख्यिकी का उपयोग यानी प्रयोग से वही कर सकता है जिसको सांख्यिकी का क्या हो, ज्ञान हो। सांख्यिकी विधियां, मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो भी चीजें हैं, इन सबका अगर ज्ञान होगा तभी तो सांख्यिकी का यूज कर पाओगे। तो इसको सांख्यिकी का यूज सिर्फ वही कर सकता है जो जिसको इसके बारे में पता हो, वरना नहीं कर सकता। आगे, समरूपता की कसौटी। समरूपता की कसौटी का मतलब होता है कि आंकड़ों में एक रूपता होनी चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए। सजातीयता होना आवश्यक है तभी हो पाएगा, होना आवश्यक शर्त है। अगर मान लो मैं क्रिकेट का ले रहा हूं, क्रिकेट में मैंने जो रन बने तो भाई सब में रन का ही होना चाहिए। अब मैं बोला इसने 12 रन बनाए, पता उसने 2 रोटी खाई, अबे तो ये कहां से कंपेयर हो रहा है। तो ये एक रूपता नहीं है, एक रूपता मतलब एक टाइप का आंकड़ा आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, है ना। तो पहला क्या था, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है, इसके अंदर गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं होता। नंबर 2, सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, सिंगल किसी एक इकाई का अध्ययन ये नहीं करती। उसके अलावा सांख्यिकी परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं, सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही प्रयोग, जिसको सांख्यिकी की नॉलेज होगी वही इसको कर पाएगा। समरूपता की कसौटी मतलब आंकड़ों में समरूपता होनी चाहिए ताकि तुलना की जा सके, वरना हो ही नहीं पाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो, समरूपता को होमोजेनिटी बोलते हैं। बेटे क्या बोलते हैं, आपने वर्ड सुने होंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे अलग अलग नहीं, यहाँ पे होमोजीनियस टाइप चाहिए, ठीक है ना, चले एक जैसी टाइप। आगे, सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है, ठीक है ना। कोई भी सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, अगर उसको नॉलेज नहीं है फिर तो और बुरी तरह से यूज कर सकता है, और अगर नॉलेज है तो भी वो बेटा खेल सकता है। अगर मान लो आपको सांख्यिकी की नॉलेज अच्छी खासी है तो आप बेटा उन आंकड़ों को अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हो, ठीक है ना। तो सांख्यिकी का दुरुपयोग बेटा हर सिचुएशन में पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग। तो दुरुपयोग बेटा बिल्कुल संभव है, ठीक है ना। आगे, बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं, यानी इसका मतलब रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। यानी जो भी आप सिर्फ आंसर देख करके नहीं लोगे, आप निष्कर्ष मत निकालना, पढ़ना उसके बारे में ऐसा क्यों हुआ है। तो बिना संदर्भ यानी बिना रेफरेंस के आपके निष्कर्ष गलत हो सकता है। जैसे मान के चलो, राम, एक बंदा है राम, एक बंदा है श्याम। राम की पहले सैलरी थी 10,000, फिर इसकी सैलरी हो गई 20,000, फिर इसकी सैलरी हो गई 30,000, है ना। अगर औसत देखे इसका तो औसत कैसे निकालते थे, 10, 20 और 30 कितने हो गए, 60 अपॉन में कितना, 1, 2, 3, तो औसतन सैलरी क्या आ गई इसकी, 20,000 रुपए औसतन सैलरी, अगर मैं मीन निकालू तो,
ठीक है ना। श्याम की सैलरी मान लो पहले मान लो 30,000 थी, फिर 20,000 हो गई और अब 10,000 हो गई। इसका अगर मैं औसत निकालूं तो 30, 20, 50 और 10, 60, 60 बट्टे में 3 कितना आया इसका भी 20। अगर आप आंसर के हिसाब से देखते हो तो दोनों के दोनों आपको 20-20 हजार दिख रहे हैं। इसका मतलब दोनों की कंडीशन एक जैसी लग रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, राम जो है बेटा वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है ना, उसकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको अच्छा स्टेटस मिल रहा है, ठीक है ना। जबकि श्याम की बात करें वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो बुरी हालत में है। तो आपको रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि हुआ क्या है, सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा। तो बिना संदर्भ के परिणाम जो है वो गलत निकल सकते हैं, आप बना सकते हो बेटा से, ठीक है ना। चलो, सांख्यिकी नियम पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं होते, यानी सांख्यिकी के जो रूल्स होते हैं बेटा वो पूर्ण रूप से यथार्थ मतलब होते हैं परफेक्ट, पूर्ण रूप से मतलब परफेक्टली, यथार्थ मतलब हो गया एक्यूरेट, तो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होते। सांख्यिकी नियम जो है वो भी पूर्ण रूप से एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि ये जो सांख्यिकी नियम होते हैं वो औसतन रूप से बनाए जाते हैं, किसी एक बंदे को पढ़ करके नहीं किया जाता है। सांख्यिकी जो नियम बनते हैं वो किसी एक को देख करके नहीं बनते हैं, वो औसतन सबको देख करके फिर एक औसत नहीं लगभग के फॉर्म में निकाला जाता आंसर। तो इसलिए जो उसके जो नियम भी बनते हैं वो यथार्थ नहीं होते। समझ में आ गया, पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं होते, नहीं परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होते, थोड़े बहुत एक्यूरेट होते हैं, पूरे तरह से एक्यूरेट नहीं होते, इसलिए आंसर लगभग में आता है। क्लियर है, नोट डाउन करो फटाफट से बच्चा, फटाफट से नोट डाउन करो। तो आगे देखो, अब हमारे पास है कि परिमाणात्मक आंकड़ों और गुणात्मक आंकड़ों में अंतर क्या होता है। तो मैंने बोला परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। क्लियर है, ये तो हमने शुरू से पढ़ा है। परिमाणात्मक आंकड़े वे तथ्य जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, देखो पता आपको है ये, जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है वो परिमाणात्मक, और जिनको संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वो गुणात्मक, ठीक है ना। अर्थात कुछ ऐसे चर होते हैं, कुछ ऐसी इकाइयां होती हैं जिनका संख्यात्मक माप जो है वो संभव नहीं है, जिनको संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो हमारे गुणात्मक होते हैं। इसका मतलब जैसे यहां पे आ गया दैनिक तापमान, कीमत, आय, आयु, लोगों की आयु, भार, वेट, है ना, ये सब यहां आता है। यहां आ गया ईमानदारी, बुद्धिमानी, सुंदरता आदि, ये सब यहां आते हैं। तो जैसे मान लो ये बंदा बहुत ईमानदार है, इसको सबसे पहला रैंक दो, तो यहाँ पे ना जो रैंक दिया जाता है, ठीक है, वो उनकी किसके गुणों के वजह से दिया जाता है। इसकी हाइट लंबी है, ठीक है ना, ये बहुत गोरा चिट्टा है, इसको आगे रखो, ठीक है ना। बट ये 5 फुट 5 इंच वाला है, ये 6 फुट 7 इंच वाला है, ये 8 फुट, ऐसे करके कंपेयर करोगे तो फिर यहाँ पहुंच जाएगा। बात में आ गया ना। तो सुंदरता है इसलिए इसको 1 नंबर दो, उसको 2 नंबर दो, ऐसे करके जो रैंक दिया जाता है यहाँ पे गुणों के हिसाब से दिए जाते हैं। डन, ये तो बड़ा बेसिक सा था। देखो एक क्वेश्चन पेपर में एक बार आया था कि नियोजन, मेरे पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है, कह रहा आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व बताओ, सांख्यिकी कैसे यूज हो सकती है। तो नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, पहली बात दिमाग में लगाना, नियोजन मतलब क्या होता है प्लानिंग। तो सांख्यिकी प्लानिंग में भी बेटा देखो आपकी मदद करेगा। कैसे, देखो सरकार ने क्या बजट बनाया प्लान के लिए, अगर उनको एनालाइज करना है, पिछले साल ये था, इस साल ये, अगले साल ये रहेगा, समथिंग जो भी रहेगा, ठीक है ना। इसका जो एनालिसिस किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, सांख्यिकी के थ्रू ही किया जाएगा। पहला आंसर तो ये है। नंबर 2, अर्थव्यवस्था में संसाधन कितने हैं और उनका वितरण किस तरह से किया जाएगा, वो भी करने के लिए सांख्यिकी का यूज ही किया जाएगा। क्या समस्याएं क्या है, सब सांख्यिकी देखेगी। आपकी जो योजना है वो सफल रही या विफल रही, उसके कारण क्या, परिणाम क्या है, वो यानी जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया था मैंने, लास्ट पॉइंट था उसका महत्व का, वो उसमें स्टडी करने पे भी मदद करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे जो आपने योजना काल था उसमें आपकी वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि हुई, कमी हुई तो कितनी कमी हुई, पिछले साल के हिसाब से क्या था क्या रहा, ठीक है ना, वो भी आप यहाँ पे स्टडी करते हो। तो मतलब सांख्यिकी एक तरह से आपकी हेल्प कर रही है अर्थव्यवस्था की समस्याओं को अच्छे तरीके से आपको समझने में और फिर निष्कर्ष निकालने में, आगे जाकर के नए नए नीतियां बनाने में मदद आपकी करती रहती है, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर जो है खत्म होता है। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर आएंगे। होप्स तो आपको पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में सच में आ गया है, जो मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है, कि भैया ये चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।